चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में फॉलो करता है, डिपेंड होता है। और इसमें जैसे वो एक पॉइंट है जिसको हम जंक्शन कहते हैं, इसमें इनकमिंग करंट्स को कुछ मैंने I1, I4 और I5 से लिखा है, कुछ आउटगोइंग करंट से I2, I3 और I6। तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कहता है जंक्शन पे जो टोटल करंट्स आते हैं उनका एल्जेब्रिक सम 0 होता है, मतलब सिग्मा I इक्वल टू 0। और इसका एक साइन कन्वेंशन होता है। साइन कन्वेंशन के अनुसार ये होता है कि जंक्शन पे जो इनकमिंग करंट्स होते हैं उसको पॉजिटिव साइन के साथ लिखा जाता है, और जो जंक्शन से दूर जाती है यानी आउटगोइंग करंट्स को नेगेटिव साइन के साथ लिखा जाता है। इसलिए यहाँ पर हमने एल्जेब्रिकल सम ऑफ द करंट्स निकाला, तो यहाँ पे I1 को मैंने प्लस साइन के साथ लिखा, जबकि I2 को माइनस साइन के साथ लिखा, I3 माइनस साइन के साथ, I4 प्लस, I5 प्लस, और आउटगोइंग करंट I6 है तो इसको माइनस के साथ लिखा इक्वल टू 0। यानी ये एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट्स इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमने प्लस वाले टर्म्स को एक साथ कर दिया, माइनस वाले टर्म्स को राइट हैंड साइड में ले दिया। तो हमने यहाँ पे देखा गया कि I1, I2 और I5 जो है इस जंक्शन पे इनकमिंग करंट्स का सम है, और I2, I3, I6 जो है आउटगोइंग करंट्स का सम है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या होता है, द टोटल इनकमिंग करंट्स at a junction in the circuit is equal to the total sum of the outgoing currents, and this law is called Kirchhoff's first law, and this law is based on the conservation of the charge या law of conservation of charge। बाकी हमको वोल्टेज और करंट्स लॉ, जिसको मैंने बताया था कि किसी जंक्शन पे जो टोटल करंट्स होता है, करंट्स का एल्जेब्रिक सम जो होता है 0 होता है, जिसमें इनकमिंग करंट्स को हमने प्लस लिया था और आउटगोइंग करंट्स को माइनस लिया, और तब हमने फाइनल डिसीजन ये निकाला था उसको एल्जेब्रिक सम 0 लिखने के बाद कि आउटगोइंग करंट्स, इनकमिंग करंट्स इक्वल टू आउटगोइंग करंट्स एट अ जंक्शन। ये केवीएल क्या है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ ये कहता है, जैसे तुम्हें पता होगा कि अगर हम लोग करंट में रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वोल्टेज निकलता है, ठीक है, ओम्स लॉ से। तो किरचॉफ का सेकंड लॉ ये कहता है कि अगर कोई क्लोज्ड मेश या क्लोज्ड सर्किट, जैसे क्लोज सर्किट ही मेश कहलाता है, ए बी सी एफ ए, एक हमने ये सर्किट डायग्राम लाया है, तो ये भी एक क्लोज मेश है या क्लोज सर्किट है। अब ये क्लोज सर्किट है तो किरचॉफ का सेकंड लॉ कहता है कि किसी क्लोज्ड सर्किट में टोटल जो ईएमएफ होता है या टोटल जो पोटेंशियल होता है उसका एल्जेब्रिक सम 0 होता है। अब कहोगे इसमें तो सेल जो ही लगा है, अगर रेजिस्टेंस ना हो तो क्या होगा, तो तुम्हें पता है रेजिस्टेंस अगर होगा तो क्या होगा, तो अगर रेजिस्टेंस नहीं है तब तो हम केवल इसको जो है दो ही सेल है तो E1 और माइनस E2 का सम इक्वल टू 0 लिखेंगे। लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस अगर दिखा देते हैं तो वहाँ पर वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाती है। और चेंज कैसे होती है, जो भी रेजिस्टेंस होता है जब उसमें करंट पास करती है ना तो उसमें कुछ ना कुछ उसका पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है, और जब ड्रॉप होता है इसलिए उसको हम माइनस साइन के साथ लिखते हैं। I इंटू आर करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है तुम्हारा पोटेंशियल या वोल्टेज। तो इसलिए हमने कहा कि जब किसी रेजिस्टेंस में करंट पास करेगी तो वहां पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ये तो बात समझिए नहीं, तो इसलिए अभी जैसा हम इस सर्किट से किरचॉफ का वोल्टेज लॉ जो है क्या बताया, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल इन द सर्किट और इन द सर्किट इज 0, और इसके लिए हम लोग को कुछ साइन कन्वेंशन फॉलो करने होते हैं। अगर हम किसी सेल में माइनस से प्लस की ओर मूव करते हैं तो इस ईएमएफ को पॉजिटिव साइन के साथ लिखा जाता है, लेकिन अगर प्लस टू माइनस मूव करेंगे तो नेगेटिव साइन। क्यों, माइनस टू प्लस वैल्यू इंक्रीज करती है, इंक्रीजिंग वैल्यू को प्लस। लेकिन अगर प्लस से माइनस की ओर जाएंगे, जैसे कोई भी प्लस का वैल्यू ले लो, मान लो मैंने प्लस 2 ले लिया और प्लस 2 से -1 -2 कुछ भी माइनस की ओर मूव करेंगे तो वो कैसा होगा, घटेगा, डिक्रीज करेगा। तो वैसे ही माइनस साइन के साथ। दूसरी चीज की जब हम करंट की डायरेक्शन में किसी रेजिस्टेंस के साथ पोटेंशियल ड्रॉप को निकालेंगे तो करंट इनटू रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो पोटेंशियल ही, लेकिन हम लोग ड्रॉप को माइनस साइन के साथ लिखते हैं।
लेकिन अगर हम लोग अपोजिट चलें, करंट के डायरेक्शन के अपोजिट चलें, तो वहां करंट की डायरेक्शन को माइनस के साथ लिखा जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जरा ध्यान देना, अगर इसमें हम पोटेंशियल ड्रॉप की बात करें I2 into R1, तो पोटेंशियल ड्रॉप तो हमारा I2 into R1 होगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। लेकिन यहाँ पर हम केवल माइनस साइन नहीं लगाएंगे, बल्कि यहाँ पर क्या होगा, करंट को माइनस I2 into R1 है। और चूंकि ड्रॉप है, पोटेंशियल में ड्रॉप होता है, उसके पहले भी एक माइनस साइन लग जाता है, तो इसलिए ये माइनस माइनस मिल के प्लस होता है और ये I2 into R2। इसका यूज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने में बहुत ज्यादा है। अगर तुमको इस किरचॉफ का सेकंड और फर्स्ट लॉ बढ़िया से नहीं आया तो न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाओ, ठीक है। इसलिए इसको बहुत बढ़िया से पढ़ना होता है। तो इसलिए यहाँ पे E1 माइनस E2, तो ये क्यों होगा, क्योंकि माइनस से प्लस की ओर चल रहे हैं, तो इसकी वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, तो इस सर्किट में इवन लिखेंगे। जबकि इधर चला C2F चला, तो ये प्लस टू माइनस हो रहा है, तो माइनस E2 लिखेंगे। उससे पहले और हमारे पास रेजिस्टेंस है R1, इसमें भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और उसको हम कैसे लिखेंगे, ड्रॉप के लिए यहाँ पे देखो, इसको यहाँ पे मैं ऐसे लिख के दिखा रहा हूँ, ड्रॉप के लिए माइनस साइन लगाएंगे, यानी वोल्टेज जो कम होगा उसके लिए माइनस साइन। और चूंकि करंट का डायरेक्शन क्या है, ये C2F to C है, F to C, इधर से ना करंट आ रही है सेल से, लेकिन हम C2F मूव कर रहे हैं, तो इस करंट के साथ माइनस साइन लग जाएगा, यानी माइनस I2 और इनटू यहाँ पे R, ठीक है। तो अब ये माइनस माइनस मिल करके, वही मैंने वहां प्लस लिख दिया था, इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें टोटल इतना ही 2 सेल है और एक रेजिस्टेंस, तो टोटल पोटेंशियल होगा इसमें इतना ही होगा। इसलिए द डायरेक्शन ऑफ द पोटेंशियल इन अ क्लोज्ड मेश, इन अ क्लोज्ड सर्किट इज 0। तो इसलिए इधर का हमने टोटल, ये भी पोटेंशियल, ये भी पोटेंशियल, ये भी पोटेंशियल, तो 0, भाई माइनस माइनस मिलकर के कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसीलिए इसको हमने क्या किया था, इसको E1 माइनस E2 और ये माइनस माइनस प्लस लिख करके I2 R1 लिख दिया था, ठीक है, तो ये लिख दिया। इसी तरीके से इनक्लोज्ड मेश CDEFC, CDEFC, यानी C से चला और फिर C के ही पास आ गया तो क्लोज कर रहा है। इसमें हमारे पास पोटेंशियल कितना है, अब हम ऐसे चल रहे हैं, इस तरह से चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ये माइनस टू प्लस चल रहा है, इसलिए E2 प्लस। इस सर्किट के लिए, इस मेश के लिए अलग कहानी था, जहां पर हम लोग इसमें चल रहा है माइनस टू प्लस, तो E2 प्लस। फिर यहाँ पे करंट इधर आ रही है, जिस डायरेक्शन में हम लोग मूव कर रहे हैं, करंट का डायरेक्शन C2F, यानी इधर ये ऐसे ही है, तो इस रेजिस्टेंस R1 में ड्रॉप जो पोटेंशियल का I2 into R1 होगा। तो ड्रॉप के लिए मैंने माइनस से लगाया, और हमने कहा था कि इस सेल के डायरेक्शन में ही करंट फ्लो हो रही है, यहाँ तो I2 into R1 लेंगे, या हम जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं उसी डायरेक्शन में है, तो ये I2 into R1 माइनस, यहाँ पर भी ड्रॉप होगा, इसमें जो करंट आ रही है वो सेल E1 के चलते भी आ रही है, E2 के चलते भी आ रही है, तो यहाँ पर ये दोनों करंट जो है आपस में ऐड हो जाएंगे। क्यों ऐड होगी, यहाँ पर एक जंक्शन बन रहा है, हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी जंक्शन पे जितनी करंट आएगी, यानी इनकमिंग करंट से इक्वल टू आउटगोइंग करंट, I1 और I2 इस जंक्शन पे आ रही है, तो I1 I2 से जाएगी, तो अब इसमें पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, फिर ड्रॉप के लिए माइनस साइन लगा दिया, और I1 प्लस I2 into R, ठीक है, इक्वल टू, अब दूसरा इसमें कोई सेल है नहीं, तो राइट साइड में जी। ये हमारा किरचॉफ का सेकंड लॉ है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते समय, इसलिए इसको ध्यान से समझ लो। और दूसरी बात ये कि किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है, ये डिपेंड करता है, जैसे पूछा जाता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाता है, या नीट है सब में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि ऑन विच लॉ किरचॉफ सेकंड लॉ इज बेस्ड,
तो इसका आंसर ये है द किरचॉफ सेकंड लॉ या वोल्टेज लॉ ऑफ केवीएल इज डिपेंड्स या बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और जो केसीएल था किरचॉफ करंट लॉ इसको इस पे डिपेंड करता है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ये एक एक नंबर का ये याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। लेट फोर रेजिस्टेंसेस आर connected in the form of the quadrilateral in which P, Q resistances are called ratio arms or ratio resistance। S is called known resistance, S is called unknown resistance, R is called known resistance and S is called unknown resistance। The diagonal BD and AC, of the quadrilateral are called conjugate arms, conjugate arms because the cell in the circuit and the galvanometer connections can be interchanged, यानी बदला जा सकता है। यानी जहां पर हमने बीडी के बीच में गैल्वेनोमीटर लगाया है उनके बीच में हम सेल लगा सकते हैं, और जहां एसी के बीच में सेल लगाया वहां पे गैल्वेनोमीटर लगा सकते हैं। लेकिन हम लोग जनरली बीडी के बीच में गैल्वेनोमीटर और एसी के बीच में सेल लगाते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम चाहें तो बीडी के बीच में सेल और एसी के बीच में गैल्वेनोमीटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात इसमें ये है कि अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हुआ है तो इसमें हमारे पास एक है पी रेजिस्टेंस, क्यू है, इधर आर है, इधर एस। इसमें मान लेते हैं जो सेल है उसका ईएमएफ है ई, इससे करंट पास कर रही है आई। जब ये करंट आई पास करेगी तो ये जंक्शन पे आने के बाद यहाँ दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि दो इसके पाथ है। P में मान लेते हैं करंट I1 और इधर R है इसमें करंट I2, दो ब्रांच में डिवाइड हो। जब ये करंट B पे पहुंचेंगे फर्दर यहाँ पे दो पाथ मिल रहे डिवाइड होना चाहिए। देखिए इसमें एक कंडीशन होता है कि अगर ये BD के बीच में कोई करंट नहीं फ्लो कर रही है तो उस कंडीशन में जो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर होता है वो नल पॉइंट पे होता है, 0 पॉइंट पे होता है, और उस कंडीशन में इसको बैलेंस्ड ब्रिज कहा जाता है। तो बैलेंस्ड ब्रिज के केसेस में बीडी के बीच में कोई करंट नहीं फ्लो करती है, इसलिए यहाँ पर हमने क्रॉस कर दिया। दैट मीन्स देयर इज नो करंट फ्लो इन दिस ब्रांच। So the current I1 will pass through the branch BC, that is I1, and similarly there is no current between the BD, therefore I2 will pass through the DC, that is I1. And by using the Kirchhoff's second law in the mesh 1, that is ABDA, minus P by 1 minus P by 1, minus sign is taken because the potential drop is first in the circuit or any resistance when current passes through the
circuit or resistance, so minus sign is taken, minus B into I. Similarly, when we go B to D, there is no current and resistance. So next we go D to A. Here we see that resistance is R and current is I. So for the potential drop, they will write minus sign for potential drop and minus I2 for the change of the direction, because we are going D to A, but the current is coming from A to D. So minus sign is taken here into the value of the resistance, that is R. And when we transfer this term to the right hand side, we get this result. This is the question first. And on the same way, when we close the circuit B, C, D, D, by applying the Kirchhoff's second law, we will get QI1 equal to SI2. This is question second and this is the question first. By dividing, we get final result P by Q equal to R by S. So we have written here, if there is no current passing in the circuit in the branch BD, then bridge is called balanced bridge. And in case of balanced bridge, we should always remember the final result, that is P by Q equal to R by S. This is used in the various types of numericals.